जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको वो टॉपिक बताएंगे जिससे कि आपका पेपर हूबहू छपेगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट ज़्यादा नहीं बची हुई है, केवल आपका 1 महीना बचा हुआ है, यानी कि 30 दिन। आपको केवल वही क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपके एज इट इज पेपर में रखे हुए मिलेंगे। जो भी अध्यापक और अध्यापिकाएँ भावी एग्ज़ाम देने वाली हैं वो केवल ये वीडियो पूरा देख के जाएं, क्योंकि इससे पेपर आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हमने नोट्स और ये क्लास की PDF सारी वहाँ हम आपको शेयर कर देते हैं। तो इसी बात पर अगेन आपका पेनिशिया क्लास में स्वागत है। और चलिए देर ना करते हुए नो बकवास सीधा काम की बात पे अपना आते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो आप सबको पता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे पहले बच्चा जो सीखना प्रारंभ करता है वो अपने घर और परिवार से सीखना प्रारंभ करता है, अपने माता पिता से सीखना प्रारंभ करता है। सेकेंड में वो अपने एनवायरनमेंट से सीखना प्रारंभ करता है, यानी कि जब वो विद्यालय जाता है तो सेकेंडरी शिक्षा वो विद्यालय में लेता है, जबकि प्राइमरी शिक्षा अपने माता पिता और पास पड़ोस से लेता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिवार। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, दिया गया है हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपके जितने भी विकास के क्षेत्र होते हैं वे आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? आपके भावात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र आपके समस्या समाधान और ध्यान इन सब से आपका रिलेटेड होता है। संज्ञानात्मक आपकी किसी समस्या को समझाने यानी कि या सुलझाने या उसको तर्क करने या सीखने की क्षमताओं को संदर्भित करता है। आपका जो बच्चा होता है, एक बच्चे को जितना अधिक अवसर मिलेगा उसमें उतना ही अधिक संज्ञानात्मक विकास की सोच विकसित होगी, उतनी ही उसकी मानसिक की क्षमताएं बढ़ेंगी, उतना ही अधिक वो अच्छी तरीके से सोच पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आपसे पूछा गया है जीन पियाजे के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरे का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि किसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या होता है, आपका अनुकरण करना शुरू कर देता है। जैसे कि पिताजी बाल्टी लेके बाहर जा रहे हैं तो बच्चा भी सोचता है हम भी बाल्टी लेके चलें, तो वो बाल्टी नहीं तो छोटा सा मग होता है उसी को उठा के चल देता है। धीरे धीरे बच्चा दुनिया को समझना शुरू कर देता है कि दुनिया किस प्रकार से चल रही है, क्या कहना चाहते हैं लोग। धीरे धीरे वो मम्मा पापा कहना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिकथन और कारक का क्वेश्चन है ये। स्कूल काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि आपका बिल्कुल सही दिया गया है। जब बच्चा विद्यालय में होता है तो उसको सभी संसाधन से अवगत कराना चाहिए, उसको संसाधन से लेस वातावरण होना चाहिए, तभी बच्चा कुछ नया सीखेगा। सेकेंड, इसमें कारक क्या दिया गया है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं, यानी कि स्टेप्स होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेष अनुक्रियाशील होता है। बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है और आपका आर भी सही है। चेक करते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात, फर्स्ट आपका सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। यानी कि जब विद्यालय में सभी प्रकार के संसाधन होंगे, वातावरण में सभी प्रकार से बच्चे के लिए अच्छा वातावरण होगा, तभी तो बच्चा अच्छी चीज़ों को सीखेगा और अच्छी चीज़ों का अनुकरण करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्टेप पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? यानी कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा सभी घटनाओं को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देते हैं? कौन सी घटना भूतकाल की है, कौन सी वर्तमान काल की है और कौन सी भविष्य काल की है, आपसे पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। जब बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में होता है तो मूर्त क्रियाएं करना शुरू कर देता है। वो जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे संख्याओं और क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण का विकास उनके अंदर विकसित हो जाता है। वो आयतन के बारे में समझने लगते हैं, कोई चीज़ का संरक्षण करना है उसके बारे में समझने लगते हैं, अर्थात उनमें विकास की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कोहल वर्ग पर है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? फर्स्ट, अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, फोर्थ में दिया गया यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति है जो वो यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका वाइगोत्स्की पे। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्ता पर बल दिया है। किसकी महत्ता पर बल दिया है आपसे पूछा गया है? सांस्कृतिक उपकरण और दंड, सेकेंड में दिया गया मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, सामाजिक पारस्परिक और चर्चाओं पर। बिल्कुल सही बात है, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक पारस्परिक और चर्चाओं की महत्ता पर आपका बल दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। लेव वाइगोत्स्की ने आपकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। किसकी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को किसके अवसर देने चाहिए आपसे पूछा गया है? सुसाधक यानी कि अध्यापकों के लिए सुसाधक की भूमिका निभानी चाहिए और बच्चों के लिए ज्ञान सृजन के सक्रिय भागीदारी बनाने में। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आदेशक बिल्कुल गलत। टीचर कभी बच्चे को आदेश नहीं दे सकता है, सुझाव दे सकता है। जानकारी के निष्क्रिय ग्रह करता, बिल्कुल गलत। निष्क्रिय करके बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, बच्चा हमेशा आपका सक्रिय रहेगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है, इन पे आपको ध्यान देना। जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको आपको ध्यान देना है। हूबहू आपको यही पेपर में रखे मिलेंगे। जानकारी संभरक, ज्ञान के वशवर्ती ग्रह करता, ये भी गलत है आपका। अनुदेशक और अनुकरण करता, बिल्कुल गलत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह देखिए, ये बच्चे आपके अनुकरण करके सीख रहे हैं, बच्चे आपके भागीदारी कर रहे हैं। देखिए ये प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थक करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल गलत। अधिगमनकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ इवैल्यूएशन पर आपकी प्रगतिशील शिक्षा है वो समर्थन करती है आपकी। जब तक बच्चा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेगा तब तक बच्चा अपने आप में सुधार नहीं कर सकता है। थर्ड में दिया गया मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए। व्यवहारात्मक का अनुकूलन, बिल्कुल गलत। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, अधिगमनकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। आपको हम आंसर के साथ साथ जो पॉइंट बताते हैं वो आप पॉइंट ध्यान से सुना करिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ऐसी कुछ नोट करने वाले पॉइंट होते नहीं हैं, आपको बस कंसंट्रेशन के साथ सुनना है उसको। नेक्स्ट देखते हैं। अनीता, वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियाँ और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की डैश बुद्धि है। कौन से स्तर की बुद्धि है उसके पास? तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, शारीरिक गति और संवेगी बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि।
तो उसके पास कौन सी बुद्धि है? उसके पास तार्किक बुद्धि है, क्योंकि उसने क्या किया है, पहेली को सुलझाने की उसमें समझ विकसित हो गई है, तो उसने तार्किक गणितीय बुद्धि की समझ विकसित हो गई है। आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इस तरह बच्चे पहेली बना रहे हैं और पहेली सीख रहे हैं। इस तरह आपको भी क्रियाकलाप कराना है बच्चों को। जब आप भी अध्यापक और अध्यापिकाएं बन जाएंगे तो आप भी अपने विद्यालय में इसी तरह बच्चों को क्रियाकलाप करवाएंगे, जिससे बच्चों में जागरूकता पैदा होगी और बच्चे नया नया कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यह आपका अभिकथन दिया गया है। अब कारण क्या है इसका? इसका कारण है, ये आपका सही लग रहा है हमको। कारण देखते हैं। निजी वाक्य विद्यार्थी में उच्च श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। ये आपका हो गया गलत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ये आपका गलत है। सेकेंड में ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल ए आर दोनों सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अधिगम स्तरों में व्यक्ति विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? आपसे पूछा गया है अधिगम के जो स्तर होते हैं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। आपसे कारण पूछा गया है, केवल अधिगमनकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। सेकेंड ऑप्शन है, केवल वातावरण संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से। ये भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जटिल अंतःक्रिया की वजह से। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अधिगमन स्तर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपकी इसी वजह से आती हैं, जब व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया होती है तभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के निरंतर रूप का और मानक संदर्भिक मूल्यांकन का। तो उसको रचनात्मक मूल्यांकन का, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए, जब आपको किसी से तुलना भी नहीं करनी है और निरंतर रूप से समझना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन बच्चे का करना चाहिए, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? आपका समय समय पे किया जाता है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड, बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं। जैसे कि आपका एक हफ्ते में कर लिया जाएगा, एक 15 दिन में कर लिया जाएगा, एक महीने में कर लिया जाएगा। ये आपका क्या होता है? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। जबकि आपका सम्मेटिव क्या होता है? जो आपका केवल साल में एक बार, जैसे बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में होता है, वो आपका सम्मेटिव होगा, असिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी कि सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करना है कि सभी लोग अपने हैं, मिलजुल कर रहना है, तो उनमें क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादियों को सक्रिय करें। ऐसे उदाहरण देंगे जो रूढ़िवादी को सक्रिय करें, बिल्कुल गलत। रूढ़िवादिता को हमको बढ़ावा नहीं देना है। केवल सांस्कृतिक के त्योहारों को ही मनाना चाहिए, बिल्कुल गलत। सेलिब्रिटी आपको जो सेलिब्रेट फेस्टिवल आपको नहीं मनाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। गौड़ समझने, यानी कि गौड़ समझे जाने वाले समूहों से अपने आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत। विविध और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग विविधताओं के प्रति आपको सम्मान करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, उसका भी आपका सम्मान करना है। कोई बच्चा हिंदू है, उसका भी सम्मान करना। मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। इसी तरह आपको क्लास में विविधताएं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान करना है। कोई बच्चा अमीर है तो कोई गरीब है। ये विद्यालय में सभी पे अपनेपन की भावना होनी चाहिए। विद्यालय में इसीलिए सभी की एक ही प्रकार की ड्रेस बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे अमीरी गरीबी का कोई स्तर नहीं होता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपके बच्चे हैं, सभी देखिए एक समान रूप से दिख रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। आपसे निगेटिव पूछा गया है, तो हमेशा निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। फर्स्ट दिया गया है विचारों की अनम्यता, निगेटिव विचारों की अनम्यता, यही आपका लग रहा है। चलो देखते हैं। सेकेंड में दिया गया मेटोकॉग्निशन यानी कि परासंज्ञान। परासंज्ञान ये तो आपका परासंज्ञान होता है समालोचनात्मक चिंतन विकास हेतु स्व पूछताछ और स्व आकलन, सेल्फ क्वेश्चनिंग और सेल्फ टेस्टिंग, ये भी आपका सही है। सुझाव समाधानों का मूल्यांकन, ये भी सही है। यही आपका नेगेटिव विचारों की अनम्यता, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। समावेशी जो शिक्षा होती है वो किनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। समावेशी शिक्षा में क्या है, सभी को शिक्षा, या तो विकलांग हो उसको भी शिक्षा, जो सामान्य वर्ग का बालक है उसको भी शिक्षा, और जो विशिष्ट वर्ग का बालक है उसको भी शिक्षा, यानी कि सभी को समान शिक्षा। विकलांगों को, विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड में दिया गया है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते, बिल्कुल सही बात है। भावनात्मक हो या क्रियात्मक हो, कैसी भी मुश्किल हो, सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न हो, बिल्कुल सही बात है। कितना भी विशिष्ट बालक हो उसके लिए भी समावेशी शिक्षा बनाई गई है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, बिल्कुल सही बात है। निम्न हो या उच्च हो, समावेशी का मतलब ही है कि सभी को समान शिक्षा, ये भी सही है आपका। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा आपका समावेशी शिक्षा, क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ना और उनसे फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। आपसे पूछा गया है किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, यानी कि आप कोई अक्षर को हटा दें या कोई अक्षर उसमें ऐड कर दें, उनको हटा देना और जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना, यानी कि 2 की जगह 4 रख देना और 4 की जगह 2 रख देना। निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। फर्स्ट दिया गया है पक्षाघात, सेकेंड पठन वैकल्य और स्वालीनता और गतिमान अक्षमता, बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, पठन वैकल्य, यानी कि पठन वैकल्य। डिसलेक्सिया का यह आपका कारण है, यह आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठार विकार है, यानी कि उसमें पठार उत्पन्न हो जाता है। पठन का विकार एक प्रकार से कह सकते हैं आप, पठन का विकार है। जैसे क्या होता है, आपने जैसे सा देखा और सा को आप उल्टा लिख दो, SAW है, SAW को आपने लिख दिया इस तरह WAS, आपने देखा और उसको उल्टा लिख दिया, यह आपका पठन वैकल्य यानी कि पठन से संबंधित विकार है। आपने देखा सा और पढ़ा उसको वाज, इस तरह फेर बदल कर दिया आपने आपस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किससे प्रभावित होती है। आपकी जो स्वालीनता होती है और नकारात्मक रूप में किससे प्रभावित होता है, सामाजिक और संप्रेषण कौशल से, सेकेंड दृष्टि कौशल से, थर्ड दिया गया आपका एकाग्रता की क्षमता से और फोर्थ दिया गया है शारीरिक समन्वय से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक और संप्रेषण कौशल, यानी कि सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो आपके नकारात्मक रूप से निम्नलिखित किससे प्रभावित है, स्वालीनता सापेक्ष। स्वालीनता सापेक्ष जो होता है, ऑटिज्म डायरेक्टिविटी एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ए पर्सन, जब पर्सन पर कोई इम्पैक्ट करता है तो हमेशा समाज का इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे, और संप्रेषण कौशल का इम्पैक्ट पड़ता है। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास में ज़रा सा भी आनंद आ रहा हो और पढ़ने में मज़ा आ रही हो और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो बिल्कुल क्लास को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना शुरू में हम भूल गए थे कि आज आपने बहुत ही जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पूरे करा दिए। अब आपकी लाइव क्लास हम जल्दी चालू कर देंगे, क्योंकि अभी तक तो लाइव कर नहीं सकते, तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहती थी। अब आपकी लाइव क्लास 1-2 दिन में जैसे ही आपका टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती है, आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी।
चलिए देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया है। उन्हें कभी भी अधगम आसक्ता नहीं हो सकती है। यानी कि आपके यहाँ पे दिया गया जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको कभी अधगम आसक्ता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी उनको कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत बात, क्यों नहीं हो सकती है? कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो, जब वो कोई नई चीज़ की खोज करेगा तो उसको बिल्कुल कोई ना कोई दिक्कत आएगी। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, ये भी आपका गलत है। थर्ड दिया गया, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं होता, उनमें जिज्ञासा कूट कूट के भरी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। और प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, आप लोग बताएंगे? कमेंट करके बताना वीडियो के बाद में, उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं टर्मन के अनुसार उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, और टर्मन का जो फार्मूला बुद्धिलब्धि निकालने का, वो दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्नलिखित में ऐसी कौन सी पद्धति सहायक होती है? यानी कि श्रवण बाधित से जूझते जो विद्यार्थी होते हैं उनके समावेशन में कौन सी पद्धति सहायक होती है, आपसे पूछा है। चलचित्र और वीडियो के बिना उपशीर्षक को दिखाना, यह ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। सेकेंड है मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रदान के रूप में इस्तेमाल करना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। थर्ड में दिया गया संप्रेषण के मौखिक रूप से दृश्य रूप से परिवर्तन करना, ये आपका सही है, क्योंकि संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, यानी कि श्रवण बाधित है, यानी कि उनको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, दृश्य के रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। आप उसको चलचित्र द्वारा, यानी कि आपने कोई आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड पे आप उसको कोई सामग्री दिखाएंगे चलचित्र, उससे वो समझने में उसको आसानी होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। जबकि आपके फर्स्ट में क्या दिया गया था, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों को दिखाना। जब आप श्रवण बाधित बच्चा है, जब उसको चलचित्र नहीं दिखाएंगे तो बच्चा कैसे समझ पाएगा, सुनने से बाधित है वो। सेकेंड में दिया गया मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, ये तो गलती है आपका। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह देखिए, ये आपके श्रवण बाधित बच्चे हैं, इस तरह आपको चलचित्र या फिगराइज करके आप उनको दिखाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सुन तो सकते नहीं हैं। इस तरह देख के उनको आप समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। बच्चे हमेशा, जब छोटा बच्चा होता है, आप अपने आसपास से आप समझ सकते हैं, जब आपके घर परिवार में या भाई बहन के छोटे होंगे तो आप क्या होता है, बच्चे कुछ ना कुछ पहले सीखते हैं, उसके बाद में तो ही कुछ नया सीखते हैं। यानी कि कुछ बच्चा, जैसे बच्चा पहले ABCD सीखता है, उसके बाद वो मीनिंग याद करना सीखता है। बच्चा पहले 1 2 3 सीखता है, टेबल सीखता है, उसके बाद में वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखता है ना। यानी कि वो बच्चा हमेशा सरल चीज़ें पहले सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो जटिलता की ओर बढ़ता है। सबसे पहले बच्चा ABCD पढ़ेगा, उसके बाद एक एक शब्द, दो शब्द वाले आपकी मीनिंग याद करेगा, उसके बाद में एक सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर सेंटेंस को पढ़ना सीखेगा। इस तरह बच्चा धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं अपने पॉइंट की ओर। बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। पहला दिया गया अमूर्त से मूर्त की ओर, ये आपका हो गया गलत। बच्चे आपके अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, यानी कि अमूर्त यानी कि कुछ बच्चा कुछ ना जानने से जानने की तरफ, बिल्कुल गलत। बच्चा जानने से ना जानने की तरफ बढ़ता है। सेकंड जगह सांकेतिक से चित्रात्मक, ये भी गलत है। विशिष्ट से सामान्य, ये भी गलत है। बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फोर्थ में दिया गया सरल और जटिल, बिल्कुल सही बात है। बच्चा सरल से जटिल की ओर सीखता है। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जब अपने आप आसपास एनवायरनमेंट में देखेंगे। छोटे बच्चों को जब आप देखा करें, तो आप हमेशा पेडागॉजी पढ़ते हैं, तो अपने आसपास जब बच्चे देखा करें तो उनसे कुछ सीखा करें, उनके साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ सीखने की कोशिश किया करें। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के में प्रभावशाली नहीं है, आपसे पूछा गया है। प्रक्रम में प्रभावशाली नहीं है। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, और फोर्थ है निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। निष्क्रिय अनुवाचन करना आपका निगेटिव वर्ड है।
जबकि अधोरेखांकन और चिन्हांकन करना ये आपका सही है। स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग बिल्कुल सही है और उदाहरण सृजन करना बिल्कुल सही है। जब आप अधोरेखांकन करेंगे तो बच्चे को आसानी होगी शब्दों को समझने में और उसका अर्थ निकालने में। स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग बिल्कुल सही बात। स्मृति सहायक यानी कि यूज करेंगे जब आप मेमोराइज मेथड को तो उससे बच्चों को सहायता मिलेगी उदाहरण सृजन करने में। आप मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें आप बच्चों को उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं तो बच्चों को आसानी से समझने में सहायता मिलेगी। 4 दिया गया निष्क्रिय अनुवाचन, बिल्कुल गलत। ये आपका निष्क्रिय अनुवाचन नहीं होगा। 4th ऑप्शन आपका गलत है। आपका क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देर ना करते हुए पढ़ते हैं अभिकथन को। किसी संप्रत्यय को पढ़ते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। आपसे कहा गया है किसी संप्रत्यय को पढ़ते समय एक जो टीचर होता है, यानी जो आप अध्यापक और अध्यापिकाएं एक वीडियो को देख रही हैं, कल जाके वो जब जो अध्यापक और अध्यापिकाएं बनेंगी तब आपको एक उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए, आपसे कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, आपको दोनों पर चर्चा करनी होगी आगे चल के। नेक्स्ट सेकंड में कारण में दिया गया है गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देना। ये क्या मतलब हुआ? गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देना और किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। गलत। कारण आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी कि ए आपका तो सही है बट आर आपका गलत है। अब देखते हैं आपका आंसर कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ए सही है और आर गलत है। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता हुआ। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देर ना करते हुए। इस तरह देख लीजिए जो आपके जो दोनों प्रकार के उदाहरण आपको पढ़ने हैं बच्चे के सामने, इसमें चाहे वो प्रासंगिक हों या अप्रासंगिक हों, या वो उदाहरण से रिलेटेड हो या गैर उदाहरण से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं राधिका क्या दिया गया है इसमें। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी पारिस्थितिकी को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने और मूल्यांकन करने और रिफ्लेक्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन को विकसित को सुसाधित कर रही है। कौन सी चिंतन को सुसाधित कर रही है? यानी कि विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने और मूल्यांकन करने का जब उसके अंदर समझ विकसित होगा तो वो कौन सा चिंतन की बात कर रहा है? आपका कौन सा विकार आपके अंदर आ जाएगा? कौन सा विकास आपके अंदर हो चुका है? यानी कि बच्चे के अंदर अपसारी या अभिसारी, वार रूप से अनुकूलित या अतार्किक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट, यानी कि 1st ऑप्शन अभिसारी। अपसारी चिंतन में आपका बच्चा जो है वो खोज करना, नई चीज़ों की खोज करना, आविष्कार करना, सृजनात्मकता, यानी कि कोई नया आपका जो प्रयोग होता है उसको करना शुरू कर देता है, नए प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, मौलिकता को जन्म देता है। जब बच्चे का अपसारी चिंतन के अनुसार विकास शुरू हो जाता है तो नई मौलिकता को चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, और सेकंड आपका दिया गया हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड दिया गया है, 3rd दिया गया अनुरूपण चिंतन, और 4th दिया गया है कंठस्थीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुरूपण चिंतन। राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुरूपण चिंतन। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अनुकरण चिंतन पर काम करना चाहिए, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने यानी कि मॉनिटरिंग करने। सेकेंड में दिया गया रिफ्लेक्टिंग करने, और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंठस्थीकरण। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आया था, कंठस्थीकरण, विस्मरण और चयनात्मक ध्यान और परासंज्ञान। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परासंज्ञान, बिल्कुल सही आंसर है। देर ना करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानकारी प्रक्रम कौशल
जैसे कि जानकारी प्रक्रम कौशल, जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति संबंधित नहीं है, आपसे कहा गया है। सेकेंड में दिया गया है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। थर्ड में दिया गया नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता को सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। फोर्थ, सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? इसमें आपके लोगों के अकॉर्डिंग तो पता नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। जब कोई जानकारी प्रक्रम कौशल, यानी कि जब कोई जानकारी होती है वो आपके कौन से कौशल का अनुसरण करती है, आपसे पूछा गया है, तो आपके भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। प्रक्रम कौशल आपका भावनात्मक रूप से आपका प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के अनुसार सीखना वह अभिप्रेरक का उदाहरण है। किसके द्वारा सीखना वह अभिप्रेरक का उदाहरण है? जानने की उत्सुकता की पूर्ति। सेकेंड में दिया गया संप्रत्यय को समझने और दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना वह अभिप्रेरणा का कारक बनता है आपका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर कब होता है आपका? विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक प्रवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, और थर्ड दिया गया अधिगम लक्ष्य प्रदर्शित अभिमुख हो, और फोर्थ दिया गया विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। विषय वस्तु विद्यार्थी के सामाजिक प्रवेश से संबंधित होनी चाहिए, जिससे अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। बच्चे से रिलेटेड आपके पास विषय वस्तु होनी चाहिए, बच्चे से रिलेटेड आपका यानी कि आपके चैप्टर होने चाहिए, उसी से रिलेटेड आपकी जो आप क्रियाकलाप करा रहे हैं वो बच्चे से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। यही आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? आपको यहाँ पे 4 कारक दिए गए हैं और आप पूछा गया है कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। योग्यता का वार्षिक मत, आसपास के विकर्षण। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट लग रहा है। चलिए देखते हैं। और भाषा में अनभिज्ञता और तंत्रिका संबंधी न्यूनता। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही, बिल्कुल। योग्यता का वार्षिक मत, योग्यता का वार्षिक मत वह कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, वार्षिक मत होते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं पर काम करने में मदद करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वार्षिक मत कहलाते हैं। और क्या होता है, इससे उन्हें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है और वे आगे बढ़ते हैं, तथा वार्षिक मत जो होता है वो बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यहीं से क्लास आपकी दी एंड होती है। थैंक यू क्लास लास्ट तक देखने के लिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में कहना भूल गए थे, आप लोगों का थैंक यू 1K सब्सक्राइबर कराने के लिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। थैंक यू।